नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। एमपी पुलिस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, उनकी मानसिकता को समझने के लिए उनके पुराने सेट पेपर को लगाना अति आवश्यक है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एमपी पुलिस के जितने भी सेट हैं उनमें जितने प्रकार के जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है उन्हें हम लोग एक बार ज़रूर कवर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन सेट पेपर से लिए गए हैं, ये हमारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनसे समझें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना उनका लेवल होता है, क्या टफ होते हैं, क्या आसान होते हैं। पहला सवाल है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 14, 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत कितना होगा। तो औसत वाले वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। 14 के मल्टीपल चाहिए, कितने मल्टीपल चाहिए 14 के? 8 गुणांकों का। तो आप एक काम करो, 14 तो बाद में कर देना, 8 देख लो। मान लो संख्याएं क्या होती, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं ये हैं। इन सब में 14 का मल्टीप्लाई होना है, वो बाद में कर देंगे। हमने देखा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर एवरेज की हर संख्या में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज में भी उसी चीज़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनमें सब में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 14 के प्रथम 8 गुणांक बनेंगे। तो हम वो बाद में कर देंगे, एवरेज में कर देंगे, इनका ही एवरेज निकाल लें क्योंकि ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए। 8 संख्याओं का एवरेज मतलब 3 इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, बीच की 2 का औसत। बीच की दो का औसत कितना हो रहा है? 4 और 5। 4 और 5 का औसत कितना है भाई? 4 और 5 9/2, ऐसे निकालते हैं क्या औसत? 4 और 5 का औसत 4.5 मतलब 9/2। अब चूंकि सब में 14 का मल्टीप्लाई करना है, गुणक तो ऐसे ही निकालते हैं, तो आप एवरेज में कर दो, इनका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 14। इसको 2 से काटा तो क्या आ गया? 7 9 7 63। बताइए क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत है हमें? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS 750 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन सच मैन। ओके, आपको क्या बताया जा रहा है कि 750 रुपये को A, B और C में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि AB का अनुपात कितना है? 5:2 है और BC का अनुपात कितना है? 7:13 है। तो हमें बताना है कि B को कितने रुपए मिलेंगे। तो बड़ी बात तो यह है कि हमें ABC का संयुक्त अनुपात ज़रूरी होगा। तो ABC का संयुक्त अनुपात आपने बिल्कुल निकालना सीखा होगा। ABBC जब भी इस टाइप से लिखा रहे कि ये वाली संख्या सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे? 7 है 35, इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26। ये इनका अनुपात आ गया संयुक्त रूप से, ठीक है क्या? ओके, अब B का पता लगाना है। तो B कितना है? 14। टोटल कितना है? B चाहिए, टोटल कितना है? तो टोटल इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इन सबको ऐड करें तो देखो 4 यहाँ दे दो 30 हो गया, 10 दे दो तो 40 हो गया, 40 में 30 ऐड करेंगे तो 70 हो गया, 5 ऐड करेंगे तो 75 हो गया। मतलब कुल कितना है? ABC जो कुल है वो नीचे आएगा, आपको कितना चाहिए वो ऊपर आएगा, ठीक है? इतना मिलेगा, इतना भाग मिलेगा किसको? B को। अच्छा, टोटल धनराशि है कितनी? 750 है, तो 750 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 यहाँ जाकर के चिपक जाएगा तो 140। कितना मिलने वाला है? B को कितने रुपए मिलेंगे? 140 रुपए मिलेंगे। देखिए पलक झपकते इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। आपको पता है कि B की वैल्यू 5 और इधर B की वैल्यू 7 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होना है। तो आप देखो कि 7 थोड़ी सी ऑड नंबर है। 7 का जो आंसर आपका आने वाला है उसमें 7 का गुणा तो किया ही रहेगा। अगर उसमें 7 का गुणा किया रहेगा मतलब वो संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आ रहा है वो 7 से कटना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको क्या दिख रहे हैं? 250, 200, 260 एंड 140। तो इनमें से तो 7 से एक ही डिवाइड है जो कि 140 है। तो हम इसको क्विकली लगा करके जा सकते थे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शंस के थ्रू इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 लीटर के 20% बिलियन में एक एसिड कितना होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको 12 का 20% निकालना है। मुझे तो बताते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं कैसे कंपटीशन वालों को 20% मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10 और 5 चुकू 20 लीटर।
इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये हो और 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये हो तो 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया है, बहुत आसान है ये। 2 मेज, अच्छा 3 मेज, सॉरी 3 मेज और 2 कुर्सियों टोटल कितने रुपए में आ रही है, 215 रुपये में आ रही है। और 2 मेज और 3 कुर्सियाँ ये कितने रुपए में आ रही हैं, ये 250 रुपये में आ रही हैं। और भाई हमसे ये पूछ रहा है कि 5 मेज और 5 कुर्सियाँ कितने की आएंगी। तो इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 मेज और 5 कुर्सियाँ हो जाएंगी। ये इनको ऐड किया तो कितना आ गया, ये 4 6 5 465 रुपये। क्या इससे आसान सवाल हो सकता है। जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 समीकरण है, इनसे रिलेटेड टफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। इनकी थोड़ी बहुत भी वैल्यू चेंज होती तो क्वेश्चन शानदार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये और भी आसान है। 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 5c। a b c पता लगाना है। जब ये इनके साथ में लिखे रहते हैं तो हमें एक a कैसे निकालना है, b और c का मल्टीप्लाई करके। b कैसे निकालना है, a और c का मल्टीप्लाई करके। और c कैसे निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ रहा है, 12। तो 20 15 और 12 ये हमारा आंसर है। आप ध्यान रखना कि अगर ये डिवाइड में होते, इस तरीके से होते, a के अनुपात में क्या होता 3, b के अनुपात में क्या होता 4 और c के अनुपात में क्या होता 5, तब abc का अनुपात क्या आ रहा होता हमारा। ये ज़रूरी है यही बताना। तब अनुपात डायरेक्ट हमारा 3 4 और 5 आ रहा होता, 3 4 एंड 5। ठीक है, ये अंतर समझें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। मुझे अभी कितनी यात्रा तय करनी है। 3/4 चला है और कितना चल लिया है, 16। मतलब किसी का 3/4 कितना है, 16 है। क्या मतलब हुआ, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 16 चुकू 64 बटे 3। अच्छा 3/4 चल लिया है तो ये पूछ रहे हैं अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। तो 3/4 चल लिया है तो 1/4 और चलना है। x इतना है तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 4 चुकू 16, 16/3, 16/3 मतलब 5 सही 1/3। इतना और चलना है मुझे, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मदर एंड डॉटर एट प्रेजेंट इज 5:1। वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कितने साल के बाद हो रहा है, 6 साल के बाद। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2। 6 3 18, 3 6 18 और 6 एकम 6, 18 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 12। हालांकि हम डायरेक्ट भी देख सकते थे यहाँ से। तो 2 बराबर 12, 1 बराबर 6। हमें क्या बताना है, बेटी की वर्तमान आयु ये है 1, तो 1 बराबर क्या है, 6। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष। यही हमारा उत्तर है। ये वाले क्वेश्चंस हम लोग ऐड करने के, दोनों में कुछ ऐड कर दिया जाए, दोनों से कुछ निकाल लिया जाए, इनकम एक्सपेंडिचर, उनमें भी हम लोग यही फंडा लगाने वाले हैं। ये क्यों लगाते हैं, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट डली हुई है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके उन्हें ज़रूर चेक करें। आपका टाइम कम लगे इसलिए हमने क्वेश्चंस ज़्यादा रखने की कोशिश की है और वीडियो की लेंथ बहुत कम रखने की कोशिश की है। तो फटाफट आप उन वीडियोज़ को ज़रूर एक बार निपटा लें। क्वेश्चन है हमारे पास, x और y की आयु का अनुपात 6 और 5 है। तो हम लोग उनकी आयु क्या मान लें, 6x एंड 5x मान लें। और उनकी आयु का गुणनफल, अगर हम लोग अनुपात के हिसाब से उनका गुणनफल करें तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 और x का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर।
जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 30 है। तो 30x² मस्ट बी इक्वल टू 30। उनकी आयु का गुणनफल हमारे हिसाब से ये आ रहा है, इनका हिसाब से ये आ रहा है, 30 से 30 कट गया तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 का अंडर रूट भी करेंगे तो 1 ही आएगा। y की आयु कितनी है, y की आयु कितनी थी, y की आयु कितनी है 5x, x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब y कितने साल का है, 5 साल का है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे इस सेट पेपर में जिन्हें हम इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि x/4 इज इक्वल्स टू 3 है, तो वैल्यू पता लगाइए कि x की कितनी होगी, तो 12 हो जाएगी। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंदी थे और जिनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाली है। क्वेश्चन आसान है लेकिन, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे, और यही सही तरीका है कि क्वेश्चंस भले आसान हो, अगर वो टाइम कंज्यूम कर रहा है आपका तो आप उसको पहली नज़र में स्किप करके चलें। आप उसको जब दोबारा आपके पास समय बचे तो करें, क्योंकि उस समय में आप इजी वाले 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हो। आप ईगो पे नहीं लें चीज़ों को कि इतना आसान क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ। अगर वो कैलकुलेटिव है आप बेशक उसको स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % चेंज आएगा। इसे ढेर सारे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में किए हैं। कितने % का इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे जिनकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है वो तो देख के बता सकते हैं कि 50% का इंक्रीमेंट अगर 2 बार होगा तो 125 का फाइनल इंक्रीमेंट होगा। 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब क्या हुआ, 50% हमारे लिए होता है कितना है, 1/2। आप a+b वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको। 50% होता है 1/2, क्या मतलब हुआ 2 से 3, 2 से 3। 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या क्षेत्रफल में कितने बार यूज़ होती है, 2 बार होती है। क्या मतलब हुआ, अगर एरिया उसका 4 था पहले तो बढ़ करके कितना हो गया है, 9 हो गया है। देखें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का। ओरिजिनल किस पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 2 0 लगा दो, 500 को 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 125। a+b वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। a+b वाला फॉर्मूला क्या होता है, a+b ab/100। तो a+b, a और b दोनों 50 है, 50-50 ऐड करोगे तो 100, ab करोगे तो 25, 50 का बर क्या हो जाएगा 2500, 2 0 काटोगे उसको 100 से तो 25 आ जाएगा, तो 125। पर आप कोशिश करें कि ये तरीका भी आपकी समझ में आए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ करके करना चाहिए। ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक टैंक है कुछ इस टाइप से। आयताकार टैंक कैसे बनेगा यार, ठीक है, ये इस टाइप से हमारे पास एक टैंक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो गीला एरिया रहेगा इस टैंक का, उसका क्षेत्रफल। तो गीला कौन सा भाग है, ये भाग है। गीला कौन सा भाग है, ये भाग है। गीला इसके साइड में यहाँ जो भाग रहने वाला है वो भी रहने वाला है। गीला फिर ये रहेगा और इसके साइड में ये रहेगा। सिर्फ एक भाग इसका गीला नहीं रहेगा, और वो कौन सा है, वो ये ऊपर वाला है, टॉप क्लास। इसकी जो छत है वो गीली नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ तो कुछ आपने ढक्कन वगैरह जो लगाया है ऊपर तक गया ही नहीं है। कुल मिलाकर के आपके जो आइट साइड की चारों दीवारें हैं वो गीली होंगी, और इसका जो तल है वो गीला होगा। तो हमें ये पता लगाना है। तो अच्छा, आयताकार मतलब घनाभ। तो घनाभ का अगर आपको एरिया निकालना है पूरा, तो कैसे निकालते हो आप, 2 AB BC और CA, ऐसे निकालते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और ऊंचाई चौड़ाई ये 2-2 बार आ रही हैं, लेकिन यहाँ ये जो ऊपर वाला है वो एक ही बार आ रहा है। ध्यान देना आप, ये ऊपर वाला है वो एक ही बार आ रहा है। तो ऊपर जो बन रहा है उसकी छत, वो किस किस से मिलके बनती है, वो किस किस से मिलके बनती है, वो मिलकर के बनती है लंबाई और चौड़ाई से। उसकी जो छत बन रही है वो किससे मिलकर के बनती है, लंबाई और चौड़ाई से। तो जो लंबाई और चौड़ाई वाला है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, वो वाला आपके पास कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लो कि लंबाई क्या है। लंबाई है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई है आपके पास 5 मीटर, और ऊंचाई है हमारे पास 2 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई वाले तो बेशक 2-2 बार आएंगे, लेकिन जो
सॉरी, जो लंबाई चौड़ाई वाला पद है वो हमारे पास एक ही बार आने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, कैसे करते हैं, लंबाई चौड़ाई, तो 2ab, लंबाई चौड़ाई वाला तो एक ही बार आने वाला है, BC ले लो आप, चौड़ाई को दोनों को इंटू कर रहे हो तो कितना आ रहा है 10 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है ये 20, ये भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। लेकिन ये जो लंबाई और चौड़ाई वाला है ये एक ही बार आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये वाला और ये वाला 2 बार आया, ये और इसके सामने वाला जो घूम करके यहाँ है वो 2 बार आएगा। लेकिन ये छत, ये जो तल है और जो ये जो रूफ है, रूफ नहीं आएगा। तो आपको लंबाई चौड़ाई वाला एक भाग काटना पड़ेगा, 2 नहीं रहेगा, वो एक ही रहेगा। तो वो कितना हो गया 50, वो कितना हो गया 50, तो वो कितना रहेगा एक ही रहेगा। तो ये कितना हो गया भाई 20 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। तो क्या ये 110 हो रहा है? हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो यह संख्या क्या होगी? इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे, और ऑप्शन के थ्रू तब करेंगे जबकि हमें ये एक कॉन्सेप्ट पता हो कि संख्या और अंकों को बदलने के बीच में, संख्या और उसके अंक बदलने से जो संख्या बनती, अंक बदलने का क्या मतलब है, जैसे कि संख्या 24 है तो अंक बदल करके कितनी हो जाएगी वो 42, इकाई का दहाई पे, दहाई का इकाई पे आ जाएगा। तो इनके बीच का जो अंतर रहता है, इनके बीच का जो अंतर रहता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल रहता है। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि संख्या और उसके अंक बदलने पर बनी संख्या के बीच में अंतर कितना है 36 है। ये बोल रहे हैं ना, संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल दिए जाए, अंक बदला जाएंगे। तो मतलब तो यही हुआ कि जो ओरिजिनल संख्या है और अंक बदलने के बाद जो संख्या बनी है उनके बीच का अंतर कितना है 36 है। तो आप डायरेक्ट उठा करके कर लो, आपको गुणनफल वाले करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या 43, पहला ऑप्शन क्या है 43, तो इसको बदलेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा। क्या इनके बीच में 36 का अंतर है? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है 26, इसको बदलेंगे तो क्या आएगा 62। क्या इनके बीच में 36 का अंतर है? हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर क्या है 34, बदलेंगे तो क्या आएगा 44, 43, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। फोर्थ वाला देखें 62 एंड 26, ये तो वही सेकंड वाला है, तो इसका अंतर भी 36 आ रहा है। अब क्या आंसर रहने वाला है हमारा 26 या 62? तो आप फिर से जा करके देखिए क्या बोला है, इस संख्या में 36 जोड़ा जाए, संख्या ओरिजिनल में 36 जोड़ा जाए तब जाकर के पलटेगा। तो इसमें 36 जोड़ेंगे तो 62 बन रहा है, मतलब ये हमारा आंसर रहेगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है, इससे 36 घटाया जा रहा है, तब संख्या ये वाली मिल रही है, तब संख्या पलट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 26 हमारा आंसर हो गया है। और अगर इसको कॉन्वेंशनल तरीके से किस तरीके से करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप जाएं और नंबर सिस्टम में इसका आपको वीडियो मिलेगा, आप उन्हें देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार किसी निश्चित दूरी के 1/4 हिस्से को 25 kmph की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल 10 घंटे का समय लगा हो तो दूरी कितनी है? तो ऐसे सवालों को हम ऐसे करते हैं कि कुल क्या दिया हुआ है, कुल दूरी दी है, मतलब हमारा जो काम पूरा चलेगा वो दूरी के फॉर्मूले के हिसाब से चलेगा। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दूरी बटे समय होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, और समय के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आपको पता है कि जो दूरी आप मानने वाले हो उसका 1/4 करना है, तो आप 4x ही मान लो ना। x क्यों माने हम लोग, डिस्टेंस हमने क्या मान लिए 4x, इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है, वो तो x होता है। अगर x किस स्पीड से चला है, x किलोमीटर की दूरी, वो 25 की स्पीड से चला है, तो इतना समय लगा होगा इसको। x किलोमीटर की दूरी अगर 25 kmph की चाल से चला है तो उसको इतना समय लगेगा, तो बची कितनी है 3x। ये कैसे चल रहा है वो, शेष दूरी को दुगनी चाल से, तो 25 की दुगनी चाल कितनी होगी 50 होगी। दूरी बटे चाल समय प्लस दूरी बटे चाल समय, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल समय कितना लगा है 10 घंटे लगा है, ये भी समय, तो टोटल समय 10 घंटे आना चाहिए, बताया सबल में, उसे कुल मिलाकर के 10 घंटे का समय लगा। आप इसको 50 बना लो, मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, तो नीचे 50 हो गया। एलसीएम लेना आसान हो गया हमारे लिए, कितना हो गया भाई
50 ऊपर क्या हो गया 5x, तो क्या आ गया आपका x/10, ये से कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 10। तो आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली है, x की वैल्यू आ गई है 100। आसान है। अब कुल दूरी आपके लिए 4x थी, x की वैल्यू 100 आ गई, मतलब क्या हुआ, कुल दूरी कितनी है 4x किलोमीटर। कोई सूत्र कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगने वाला है। इसी टाइप से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से सारे सवाल हमने जितने भी टाइप होते हैं सब कराने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएं और करने का नया तरीका बिना किसी फॉर्मूले के ज़रूर देखें उन्हें।